Hello friends, welcome to our YouTube channel Audio FM 143। खुराना मेंशन। रावी की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। सिर्फ एक चीज जो वो अभिमन्यु की तरफ से बिल्कुल नहीं चाहती थी वो जबरदस्ती ही थी, और जैसे ही अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखा वो भी एकदम से रुक गया। अगर रावी अभिमन्यु को खुद से जबरदस्ती करते हुए नहीं देख सकती थी तो अभिमन्यु भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज नहीं देख सकता था, और वो था रावी की आंखों में आंसू। वो एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा था। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे आंसुओं ने रोक दिया। रावी रोते हुए बोली, आपको मेरे आंसुओं से क्या इफेक्ट पड़ता है मिस्टर खुराना? रो रही हूं तो क्या हुआ, रोने दीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए। अभिमन्यु ने अपना चेहरा नामे हिलाया और फिर अगले ही पल उसके माथे को चुम लिया। रावी का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। अभिमन्यु ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, किसने कहा तुमसे कि मुझे तुम्हारे रोने से फर्क नहीं पड़ता मिस फाइन? मुझे तुम्हारी हर एक चीज से फर्क पड़ता है। कुछ कहता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि दिल में इमोशंस नहीं है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और जब से इस प्यार का रियलाइजेशन हुआ है, कसम से अगर कोई तुम्हें हल्की सी भी खरोच पहुँचाने की कोशिश करता है ना, मैं उसकी जान लेने तक जाता हूँ। मैं सच में तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज छोड़ दो ना पुरानी बातों को, सब कुछ भूल जाओ। मेरे साथ लाइफ की एक नई शुरुआत करो। अब तो सब कुछ ठीक होने लगा है ना? अब तो प्लीज बाकी सब बातें भुला दो। रावी रोते हुए बोली, नहीं भुला सकती, ना आज ना कल ना कभी भी। मैं वो सब नहीं भूला सकती। आपको मेरे साथ जबरदस्ती करनी है तो ये लीजिए, कीजिए। ये बोलते हुए रावी ने अपने कपड़ों को अपने बदन से खुद ही हटा दिया। वो ऑलमोस्ट फटे हुए थे, ऐसे में उसे वो कपड़े हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, मेरा ये मतलब नहीं था मिस वाइन। मुझे नहीं करना ये सब कुछ। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, ना कि फिजिकल डिजायर्स। अगर तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, वापस मेरे साथ नॉर्मल हो गई हो, मेरी गलतियों को भुलाकर तुम एक बार फिर से मेरी मिस वाइन बन गई हो, तो ये सब कुछ तो बहुत बार हो जाएगा। मेरे लिए सबसे पहले मायने तुम रखती हो। रावी उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर से हट गया। रावी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। अभिमन्यु ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो रावी को कैसे ही मनाए। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन। ध्रुवांश के आराम से सो जाने के बाद मिश्री धरा के रूम में आ गई थी और धरा ने उसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो 2-4 दिन रात को अपने घर पर न जाकर रावत मेंशन में ही रह सकती है क्या। धरा की रिक्वेस्ट को मिश्री मना नहीं कर पाई। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसे में मिश्री नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धरा और ज्यादा परेशान हो, इसलिए उसने उसकी बात को भी मान लिया था और अब वो वापस ध्रुवांश के रूम में आ गई थी। उसने एक नज़र फिर से ध्रुवांश की तरफ देखा जो बेड पर आराम से सोया हुआ था। उसकी हालत देखकर मिश्री को उसके लिए अब फिक्र महसूस हो रही थी। ध्रुवांश ने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर लिया था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे किसी की कोई फिक्र नहीं थी। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। दिव्यांश पूरे 1 महीने बाद घर वापस लौटा था। सब ने उसके जिंदा होने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन आज वो सही सलामत घर वापस आ गया था और इस बात पर भी ध्रुवांश को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना खाने पीने में बिजी था, लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने में बिजी था। ये सब देखते हुए अब मिश्री को सच में उस पर तरस आ रहा था। वो सोफे पर लेट तो गई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, और फिर अचानक ही उसे ध्रुवांश की आवाज आए। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। सामने ध्रुवांश बेड पर बैठा था और वॉमिट किए जा रहा था। उसे देखकर मिश्री की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आगे की तरफ आए और ध्रुवांश को संभालने की कोशिश करने लगी। ध्रुवांश ने उसे देखा और उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, दूर हो जाओ मुझसे। मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी लड़की अब मेरे पास नहीं आएगी। मुझे बस मेरी स्वीटी पाई चाहिए। उसे यूं देखकर मिश्री हैरान रह गई और अब एक बार फिर से ध्रुवांश ने वॉमिट कर दी। मिश्री जल्दी से आगे की तरफ आए। उसके हाथ न जाने कैसे आगे आ गए और ध्रुवांश ने अब सारी वॉमिट उसके हाथों पर ही कर दी थी। मिश्री की आंखों में आंसू आ गए थे। ध्रुवांश को यूं देखकर उसे तकलीफ महसूस हो रही थी, जबकि उसने तो ध्रुवांश से सारे रिश्ते भी तोड़ दिए थे। उसने जल्दी से जाकर वॉशरूम में पहले अपने हाथ साफ किए और फिर वापस ध्रुवांश के पास आई। वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? ये बोलते हुए उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसे पिलाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर ध्रुवांश हैरान रह गया था।
वो पानी का गिलास साइड में फेंक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्वीटी पाई तुम कब आए? तुम मेरे पास हो। तुम तो मुझसे नाराज थी ना? क्या तुमने अपनी नाराजगी छोड़ दी? क्या तुम अब हमेशा मेरे पास रहोगी? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ मिश्री के गाल पर रखा। मिश्री उसे देखते हुए बोली, प्लीज सो जाए ध्रुवांश, रात बहुत हो गई है। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी ना आपने। अगर आप आराम करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। ध्रुवांश ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, मुझे ऐसे बेटर फील नहीं होगा। मुझे सिर्फ तुम बेटर फील करवा सकती हो। आई नीड योर मिश्री, प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम चाहिए हो। जब तुम किसी और के साथ होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल जलता है। मैं तुमसे ये बात कह नहीं पाता लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनते हुए मिश्री को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने उसके मुंह से शायद शब्द सुना तो वो सुकून एक बार फिर से तकलीफ में बदल गया। अभी भी ध्रुवांश को लग रहा था कि वो शायद मिश्री से प्यार करने लगा है। उसने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोली, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको मुझसे प्यार होने लगा है तो मैं तो ऑलरेडी आपसे प्यार करती हूँ। मतलब आप सब कुछ सॉल्व हो गया है तो हम एक काम करते हैं, अब हम अच्छे से एक दूसरे के साथ रहेंगे। आइए चलिए हम सो जाते हैं। ये बोलते हुए वो खुद ध्रुवांश को बिस्तर पर लेकर उसके साथ ही लेट गई थी। ध्रुवांश मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सो मच स्वीटी पाई, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगी। तुम मुझे मना कर ही नहीं सकती। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। 2 मिनट भी नहीं लगे और वो एक बार फिर से गहरी नींद में जा चुका था। उसके सो जाने के बाद मिश्री ने उसका हाथ अपने बदन पर से हटाया और फिर बिस्तर पर उठकर बैठी। उसने नीचे की तरफ देखा जहां पर पूरा गंद मचा हुआ था। अब वो इतनी रात को किसी सर्वेंट को तो बुला नहीं सकती थी, इसलिए वो खुद ही उठी और उसने वो सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। वो रोते हुए बोली, मुझसे तो प्यार आप बेशक से मत कीजिए ध्रुवांश, लेकिन कम से कम खुद को तो संभाल लीजिए। अब अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो कहीं आप सब कुछ ना खो दे। सब लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी रहेगी तो कहीं आप सबको गंवा ना दे ध्रुवांश। अभी तो फिर भी आपके साथ सब है, लेकिन फिर तो आप पूरी तरह से अकेले रह जाएंगे। ये बोलते हुए अब एक बार फिर से ध्रुवांश को देखने लगी थी। कुछ देर बाद वो वापस आकर सोफे पर लेटी और अब वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि 2 मिनट के अंदर ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे ध्रुवांश की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठा। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि आखिर कल रात क्या हुआ। कब वो क्लब से बाहर निकला और घर आया, और तभी उसकी नज़र मिश्री पर गई जो सोफे पर सोई हुई थी और बार बार उसका चेहरा नीचे की तरफ लुढ़क रहा था। वो सोफा छोटा था और मिश्री बड़ी मुश्किल से उस पर सोई हुई थी। उसे देखकर ध्रुवांश कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखता रहा और फिर बिस्तर से उठकर उसके पास आया। उसने मिश्री को अपनी बाहों में समेटा तो मिश्री ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। खुद को ध्रुवांश की गोद में महसूस करते ही वो जल्दी से बोली, छोड़िए मुझे ध्रुवांश, मुझे नीचे उतारिए। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं। ये बोलते हुए उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। मिश्री अब बिस्तर से उठने लगी। ध्रुवांश ने तुरंत उसे कंधों से पकड़कर वापस बिस्तर पर लेटाया। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, खबरदार अगर आपने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। ध्रुवांश तुरंत बोला, तो क्या करोगी? मिश्री की आंखों में आंसू आ गए। अभी उसकी आंखें खुले 1 मिनट भी नहीं हुआ था और आंसुओं ने तो जैसे ही उसकी आंखों में पक्का ठिकाना बना लिया था। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या ही कर सकती हूँ ध्रुवांश, आपके सामने मेरी क्या ही औकात है। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और अगर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो फिर आपका जो मन करता है आप वो कर लीजिए। मैं कहाँ आपको रोक सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी सिर्फ 7 बजे है, 8:30 तक तुम आराम से सो सकती हो। मिश्री हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ध्रुवांश एक बार फिर से बोला, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ और रूम लॉक करके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर रूम ओपन रहेगा तो तुम भाग जाओगी। डरना मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 8:30 से पहले तुम बिस्तर से नहीं उठोगी। मिश्री उसकी बात पर दंग रह गई। रावत मेंशन। मिश्री हैरानी से ध्रुवांश की तरफ देख रही थी। ध्रुवांश एक बार फिर से बोला, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ और रूम लॉक करके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर रूम ओपन रहेगा तो तुम भाग जाओगी। डरना मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 8:30 से पहले तुम बिस्तर से नहीं उठोगी। मिश्री उसकी बात पर दंग रह गई। ध्रुवांश अब वॉशरूम की तरफ जाने लगा।
उसका सर इस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो सीधा शॉवर लेने ही जा रहा था। मिश्री उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, और आप मुझे ये हुक्म देने वाले कौन होते हैं? मुझे नहीं सोना, मुझे जितना सोना था मैंने सो लिया। अब मुझे नींद नहीं आए और आप मुझे यूं कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। आप मेरे साथ ये सब करने वाले कोई नहीं होते। ये बोलते हुए उसकी आवाज में तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। ध्रुवांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ये बोलकर अब वो वॉशरूम में चला गया और मिश्री की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए। कल रात उसने न जाने क्या क्या कहा था, लेकिन मिश्री कैसे भूल सकती है कि वो सब तो उसने शराब के नशे में कहा था, और नशे में तो इंसान कुछ भी कहता है। असली बात तो वो होती है जो इंसान होश में रहकर करे। मिश्री को उम्मीदें नहीं थी ध्रुवांश से, लेकिन अब एक बार फिर से उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात को चेरी जब दिव्यांश के रूम से बाहर आई थी तो रोते रोते आई थी और आकर सीधा अपने बिस्तर पर लेट गई थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। उस वक्त तो मिश्री ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की। उसने लगभग से चेरी को चुप भी करवा दिया था, लेकिन कब बाद में चेरी एक बार फिर से रोती रोती गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब सुबह के तकरीबन 5 बजे चेरी दिव्यांश की बगल में बैठी थी और उसकी तरफ देखे जा रही थी। सोना सामने सोफे पर बैठी थी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी कुछ वक्त पहले आंख खुली थी और वो दिव्यांश को देखने के लिए ही आई थी, लेकिन जब उसने चेरी को वहां पर देखा तो वो भी वहीं पर रुक गई, ये सोचकर कि कहीं दिव्यांश की आंख खुले और वो एक बार फिर से एग्रेसिव होना ना शुरू कर दे। अब वो चेरी की तरफ देखते हुए बोली, कब से प्यार करती हो तुम दिव्यांश से? चेरी ने उसका सवाल सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये शायद पहला सवाल था जो सोना ने उससे किया था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जब मैं 4 साल की थी तब से। सोना मुस्कुराते हुए बोली, बचपन का प्यार? अच्छा ये बताओ, ये प्यार पहले दिव्यांश को हुआ था या तुम्हें? चेरी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं। एहसास दोनों के दिलों में थे, लेकिन अजीब सी कश्मकश थी। बच्चे थे हम तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना पता था कि दिव्यांश के साथ किसी और को देखकर बुरा लगता था मुझे, और मेरे साथ किसी और को देखकर तो दिव्यांश का दिल जल उठता था। पर फिर एक वक्त आया जब मुझे दिव्यांश से दूर जाना पड़ा, और शायद वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सोना अब अपनी जगह से उठी और एक गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन अब ये गलती दोबारा मत करना, कभी भी नहीं। बेशक से दिव्यांश अभी तुम पर गुस्सा करे, लेकिन वो तुमसे प्यार भी बहुत करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार देखा है। अब तुम दोनों एक दूसरे से अलग कभी भी मत होना। चेरी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए दिव्यांश की तरफ देखती रही। उसने दिव्यांश का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अब सोना वहां से चली गई, उसे शॉवर लेना था। उसके जाने के बाद चेरी ने बड़े ही प्यार से दिव्यांश का हाथ चूम लिया और बोली, अब मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी एवोकाडो। अब तो अगर आप मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहेंगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी और ना ही आपको खुद से दूर जाने दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं एवोकाडो और मैं सिर्फ आपकी। ये बोलकर अब उसने नीचे झुककर दिव्यांश के माथे को भी चूम लिया था। पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं दिव्यांश की आंखें ना खुल जाए। अगर गलती से भी दिव्यांश की आंखें खुल जाती और वो चेरी को देख लेता तो बवाल हो जाता। पहले तो वो फिर भी जैसे तैसे मान गया, लेकिन अब तो वो सोना को वापस नासिक ले जाकर ही रहता। कुछ वक्त और बिता और अब चेरी को एक बार फिर से नींद आने लगी। वो सुबह की उठी हुई थी तो अब उसकी पलकें भारी हो रही थी। देखते ही देखते वो बिस्तर पर दिव्यांश के साथ लुढ़क गई और जैसे ही वो दिव्यांश की बगल में लेटी, दिव्यांश ने भी हल्की सी करवट ली और उसके ऊपर पैर रखते हुए आराम से दोबारा गहरी नींद में चला गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई डॉल अब उन दोनों में फंसी हुई थी और फिर अचानक ही चेरी को उस डॉल से अजीब सा फील होने लगा। वो गहरी नींद में थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो उसने उस डॉल को पीछे की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश नींद में था तो उसे कुछ पता नहीं चला और वो दोनों यूं ही सोए रहे। तकरीबन 9 बजे दिव्यांश की आंखें खुली और आंखें खुलती ही जब उसने अपनी बगल में सोई हुई चेरी की तरफ देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसकी आवाज़ सुनकर चेरी की भी आंखें खुली। वो अभी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल दिव्यांश ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई और बोला, मेरी डॉल कहाँ है? मेरी रेड कहाँ है? तुमने मुझसे मेरी रेड को छीन लिया। तुमने मेरी रेड को मुझसे दूर कर दिया। मुझे बताओ मेरी डॉल कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये बोलते हुए उसने साइड टेबल से वास उठाया और चेरी के सिर पर वार करने लगा। चेरी जल्दी से बोली,
देती हूँ मैं अभी आपकी डॉल, आपको वापस देती हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्यांश एकदम से रुक गया। चेरी अब तुरंत बिस्तर से उठी और उसने भी इधर उधर देखना शुरू किया। उसे खुद नहीं पता था कि वो डॉल कहाँ गई। तभी उसे वो डॉल बेड के बिल्कुल नीचे रखी हुई दिखाई दी। उस डॉल को देखकर उसने राहत की एक सांस ली। वो तुरंत उसे उठाने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ रोक दिए और दिव्यांश की तरफ पलटकर देखा। दिव्यांश ने अपना हाथ नीचे कर लिया था। वो वास उसके हाथ से ढीला हो चुका था। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको डॉल चाहिए ना? आप अपनी डॉल के लिए तड़प रहे हैं ना? आप अपनी रेड से बहुत प्यार करते हैं ना? दिव्यांश ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बोलकर बताऊं कि मुझे मेरी रेड चाहिए? मुझे मेरी रेड किसी भी हालत में चाहिए, जल्दी से मुझे मेरी रेड दो। उसकी बात पर चेरी अब खुद उसके करीब बढ़ने लगी। उसने अपने घुटने बिस्तर पर टिकाए हुए थे और घुटनों के बल ही वो दिव्यांश के करीब आ रही थी। दिव्यांश चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और अब चेरी ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा। दिव्यांश अब गुस्से से बोला, मुझे टच मत करो, मुझे मेरी रेड चाहिए। अगर तुमने मुझे मेरी रेड लाकर नहीं दी तो। ये बोलते हुए उसने दोबारा वास उठाना चाहा, लेकिन चेरी ने उसके हाथ से वो वास लिया और फिर उसे नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश हैरान रह गया। उसे लगा था कि चेरी उससे डर जाएगी, लेकिन चेरी ने तो वो वास ही तोड़ दिया था। दिव्यांश अब गुस्से से मुंह बनाने लगा और चेरी ने अब उसका चेहरा और भी ज्यादा कसकर थाम दिया और अगले ही पल वो उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर उसके होंठों को चूमने लगी। दिव्यांश शॉक्ड रह गया। वो पहले गुस्से से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन अब उसका वो कांपना धीरे धीरे कम हो रहा था। चेरी उसके होठों को बहुत ही प्यार से चूम रही थी। कितना मिस किया था उसने इस चीज को। पहले जब दिव्यांश उसे कभी कभी जबरदस्ती किस करता था तो उससे दिव्यांश पर गुस्सा आता था और ऐसा लगता था जैसे वो कितनी बदकिस्मत है जो उसके साथ इस तरह की चीज होती है और वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन जब दिव्यांश उससे दूर गया तो तब उसे अपनी असली बदकिस्मती महसूस हुई कि वो कितना प्यार करती है दिव्यांश को और कितना तड़प रही है उसके लिए, और अब उसकी वो सारी तड़प दिव्यांश को किस करने से दूर हो रही थी। वो दिव्यांश के होठों को पूरी तरह से अपने होठों में लेते हुए सक कर रही थी और दिव्यांश अब बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया था। चेरी उसे लगभग 2-3 मिनट यूं ही किस करती रही और अब उसने अपनी टंग बाहर निकाली और दिव्यांश के मुंह के अंदर डालनी शुरू कर दी। ये वो तरीका था जो दिव्यांश अपनाता था, लेकिन आज चेरी अपना रही थी और दिव्यांश के होंठ अब खुद ब खुद खुलने लगे थे। चेरी की टंग अब उसे अपने मुंह के अंदर फील हो रही थी और चेरी उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस कर रही थी। उसके हाथ दिव्यांश के कंधों और उसकी गर्दन पर थे और अब वो धीरे धीरे अपना हाथ उसके सिर पर ले जाते हुए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। दिव्यांश के हाथ भी खुद ब खुद उसकी कमर पर कस गए। वो अपने होठों को हल्का हल्का खोलते हुए चेरी को रिस्पांस देने लगा था और अब जाकर चेरी को वो सुकून पूरी तरह से फील हुआ। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसने दिव्यांश को नहीं छोड़ा, ये सोचकर कि न जाने आगे उसे ये मौका कभी मिलेगा। बाहर दरवाजे पर सोना खड़ी थी, जिसकी आंखों में ये सब देखकर आंसू थे, लेकिन साथ ही होठों पर मुस्कुराहट भी थी। अब उसने अपने आंसुओं को साफ किया और वहां से चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद चेरी अब दिव्यांश को पूरी तरह से संभाल लेगी। वहीं जब दिव्यांश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो चेरी ने उसे छोड़ा। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे सांस नहीं आ रही। चेरी ने अपने अंगूठे से उसके होठों को रब किया और बोली, मैं दूं सांस। उसकी बात पर दिव्यांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चेरी ने अब एक बार फिर से उसे किस करना शुरू कर दिया था। चेरी का सवाल सुनकर दिव्यांश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। अभी अभी चेरी ने उसे पैशनेटली किस किया था। जिस तरह से चेरी ने दिव्यांश को स्मूच किया था, ऐसा तो कभी दिव्यांश ने भी उसे किस नहीं किया होगा। और अभी भी दिव्यांश की हैरानी भरी नजरें उस पर ही थी, क्योंकि जैसे ही दिव्यांश ने कहा कि उसे सांस नहीं आ रही तो चेरी ने बड़ी ही सेडिक्टिव सी वॉइस में कहा, क्या मैं सांस दूं? और ये सवाल सुनकर अब दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपनी जगह पर उठा और सोना सोना चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भाग गया। उसे यूं बाहर जाते हुए देख चेरी मुस्कुराए और बोली, ऐसे तो मैं कभी नहीं भागी एवोकाडो जैसे आप भाग रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन आप तो बड़ी जल्दी डर गए। ये बोलकर अब वो हंसी और बाहर की तरफ आई। बाहर आकर वो रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी। कुछ देर पहले सोना दिव्यांश और चेरी के रूम में आई थी, जहां पर उसने उन दोनों के किस करते हुए देखा तो वो तुरंत वहां से नीचे चली गई थी। वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी।
अगर दिव्यांश चेरी के करीब आ रहा है तो बेशक उसे इस चीज़ पर हल्की सी तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये चीज़ दिव्यांश के लिए सही थी, इसलिए वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। दिव्यांश अब तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और जाकर सोना के पीछे खड़ा हो गया। उसने सोना के पीछे खुद को इस तरह से छुपा लिया था जैसे उसे किसी से डर लग रहा हो। उसने पीछे से सोना के कंधों को पकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ धरा और व्योम भी इस वक्त अपने रूम से बाहर निकले। उन दोनों ने जब सोना और दिव्यांश को यूं देखा तो वो भी हैरान हुए और अब उनकी नज़र चेरी पर गई जो ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी थी। दिव्यांश को ऐसे चेरी से डरते हुए देख धरा को गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने को हुई, लेकिन व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, जब हम पहले कभी दिव्यांश और चेरी के बीच नहीं आए तो हमें अभी भी उन दोनों को एक दूसरे पर छोड़ देना चाहिए। धरा गुस्से से बोली, यही तो गलती कर दी मैंने, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। व्योम उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए बोला, ये गलती नहीं, दिव्यांश को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पहला स्टेप है, क्योंकि अगर उसे तकलीफ चेरी की वजह से हुई थी तो उसे इस तकलीफ से बाहर भी चेरी ही निकालेगी। बेशक से तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये तो सच है कि दिव्यांश चेरी से बेहद प्यार करता है। इतना प्यार कि वो चेरी के लिए खुद को भी पूरी तरह से भुला बैठा है, तो उसे खुद से मिलाने वाली भी चेरी ही होगी। उसकी बात सुनकर धरा चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा तो झलक रहा था, लेकिन चेरी की वजह से वो व्योम से नहीं लड़ना चाहती थी। एक बार पहले वो चेरी की वजह से व्योम से दूर जाने की गलती कर चुकी थी, लेकिन अब वो ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी। फिलहाल उसने खुद को शांत रखा। वहीं दूसरी तरफ सोना ने दिव्यांश के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या हुआ दिव्यांश? आप ऐसे मेरे पीछे क्यों छुप रहे हैं? आगे आइए ना, क्या हुआ है? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? दिव्यांश तुरंत बोला, एक तो मेरी डॉल नहीं मिल रही और ऊपर से वो गंदी सी नज़ मुझे किस कर रही थी। मुझे उससे बचाओ, वो देखो कैसे ऊपर खड़ी मुझे देख रही है। ये बोलते हुए उसने ऊपर की तरफ सोना को इशारा किया तो सोना ने ऊपर नजरें उठाई। चेरी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि चेरी खुद इस वक्त मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट बेहद प्यारी थी। सोना ने अब दिव्यांश के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ नहीं होगा। वो नर्स आपको कुछ भी नहीं कहेगी, आप डरिए मत। आप मेरे पास आइए, मैं आपको उस नर्स से दोस्ती करवाती हूँ। उसके बाद वो नर्स आपकी दोबारा फ्रेंड बन जाएगी तो आपको उससे डर नहीं लगेगा। दिव्यांश तुरंत बोला, नहीं, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी, तुम उसे मुझसे दूर ही रखो, पर मुझे मेरी डॉल उससे वापस लेकर दे दो। उसने पता नहीं मेरी डॉल को कहाँ छुपा दिया है। अब मुझे मेरी डॉल नहीं मिल रही, तुम मुझे मेरी डॉल लेकर दो, वरना मैं उस नर्स को छोड़ूंगा नहीं। दिव्यांश की बातें सुनकर सोना सोच रही थी कि कैसे अपनी डॉल के लिए दिव्यांश एग्रेसिव हो जाता था, सामने वाले को मारने पर आ जाता था, लेकिन चेरी से तो वो डर रहा है। सच ही कहा है किसी ने कि बीवी के सामने मर्द की कहाँ चली है। बेशक से एक आदमी पूरी दुनिया को डरा कर रखता ही, लेकिन बीवी से तो उसे खुद को डर लगता है। सोना ने दिव्यांश का हाथ पकड़ा और बोली, ठीक है, मैं आपको आपकी डॉल दिला देती हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई। उसने चेरी की तरफ देखा। चेरी तुरंत बोली, मैं दिव्यांश को उसकी डॉल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती भी ऐसी जिसमें वो कभी इस दोस्ती को तोड़ नहीं सकता। अगर उसे मेरी शर्त मंजूर है तो मैं उसे उसकी डॉल देने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं तो फिर बेशक से वो मुझ पर गुस्सा करे या कुछ भी, मैं उसे डॉल नहीं दूंगी और कुछ ऐसा करूंगी जिससे वो चाह कर भी मेरे सामने कुछ कर नहीं पाएगा। ये बोलकर उसने अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठों पर गोल घुमाया। उसका इशारा दिव्यांश बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, ठीक है, मैं इससे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे कहो कि ये अपने लिप्स को अंदर रखें, मुझे इसके लिप्स नहीं देखने। चेरी तुरंत बोली, अब मैं इन्हें काट कर बाहर तो नहीं फेंक सकती। मेरे लिप्स अब तुम्हें नहीं पसंद तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन ये तो ऐसे ही रहेंगे और तुम्हें मुझसे दोस्ती भी करनी पड़ेगी और मेरे साथ खेलना भी पड़ेगा और मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, और वो भी उस डाइनिंग टेबल पर। बताओ मंजूर है या नहीं? मंजूर है तो अभी तुम्हें तुम्हारी डॉल दे दूंगी, और अगर नहीं तो फिर बैठे रहो अपनी डॉल के बिना। मैं तो आज घूमने जाऊंगी और अच्छे से एंजॉय करूंगी, और तुम यहाँ अपनी डॉल के लिए बैठे रहना। उसकी बात पर दिव्यांश को अब कुछ कुछ होने लगा था। अपनी डॉल के बिना तो वो एक पल नहीं रह सकता था, पूरा दिन रहना तो दूर की बात। वो मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मंजूर है। चेरी हंसी और अगले ही पल अंदर की तरफ गई। अंदर से उसने दिव्यांश की डॉल उठाए और फिर बाहर आकर दिव्यांश की तरफ बढ़ा दी तो दिव्यांश ने तुरंत वो डॉल ले ली। सोना हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। कितनी आसानी से चेरी ने दिव्यांश को दोस्ती के लिए मना लिया था।
दिव्यांश उस डॉल को लेकर तुरंत अंदर की तरफ चला गया। चेरी सोना की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दिव्यांश को संभाल सकती हो, तुम्हें उसके कपड़े वगैरह देने होंगे। आई डोंट नो वो शॉवर वगैरह कैसे लेता है और कैसे नहीं। फिलहाल तो तुम्हें ही उसे हैंडल करना होगा ना, क्योंकि काफी टाइम से तुम ही ये सब कुछ करती आ रही हो। मैं अपने रूम में चलती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, सोना ने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बेशक से पहले ये सब कुछ मैं करती थी, लेकिन अब ये सब तुम्हें करना है। मुझे वापस मेरे घर भी जाना है चेरी। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती, मुश्किल से 1-2 दिन और रुकूंगी, इसलिए तुम्हें अभी से ही दिव्यांश को संभालना होगा। और वैसे भी अब तो तुम दोनों की दोस्ती हो गई है ना, तो मुझे नहीं लगता अब दिव्यांश तुम पर गुस्सा करेगा। और वैसे भी अगर गुस्सा आया भी तो तुम जानती हो तुम्हें उसके गुस्से को कैसे हैंडल करना है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी। चेरी ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर दिव्यांश के पीछे उसके रूम में जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और सोना का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरे दिव्यांश का इतना ख्याल रखने के लिए। उसके मुंह से मेरा दिव्यांश सुनकर सोना मुस्कुराए और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हारा ही दिव्यांश है वो। ये बोलकर अब वो वहां से चली गई। चेरी ने खुद से ही कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम्हारे दिल में भी दिव्यांश के लिए फीलिंग्स है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन कुछ तो है तुम्हारी आंखों में दिव्यांश के लिए। कहीं तुम्हें भी दिव्यांश से प्यार तो नहीं हो गया। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी थी। सोना जैसी इंसान थी वो उसका दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो अपना दिव्यांश ऐसे ही किसी को कैसे दे सकती थी। दिव्यांश में तो जान बसती थी उसकी, लेकिन फिलहाल उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़र दिव्यांश पर गई जो बेड पर अपनी डॉल के साथ बैठा था। वो बिल्कुल उसके सामने आकर बैठी। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, क्या है? चेरी जल्दी से बोली, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते एवोकाडो। उसके मुंह से एवोकाडो सुनकर दिव्यांश ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रावत मेंशन। चेरी के मुंह से एवोकाडो सुनकर दिव्यांश ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब हुई। दिव्यांश का हाथ उसकी डॉल पर से हट गया था और चेरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसका दूसरा हाथ दिव्यांश के सिर पर था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना एवोकाडो? दिव्यांश ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। चेरी एक बार फिर से बोली, क्या हुआ एवोकाडो? आप ऐसे क्यों? दिव्यांश चिल्लाकर बोला, कौन है एवोकाडो? क्यों तुम मुझे बार बार एवोकाडो एवोकाडो बुलाए जा रही हो? मेरा नाम दिव्यांश है, दिव्यांश रावत। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये एवोकाडो एवोकाडो क्या लगा रखा है तुमने? उसकी बात सुनते हुए चेरी दंग रह गई थी। मतलब दिव्यांश को ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो एवोकाडो नाम सुनकर हो रही है। शायद उसे उसकी बचपन की या फिर कुछ वक्त पहले की कोई मेमोरी हिट कर रही हो। वो तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये नाम नहीं पसंद तो मैं आपको इस नाम से नहीं बुलाऊंगी। मैं आपको दिव्यांश कहकर ही बुलाऊंगी, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। आप मुझे ये बताया, आप पैनकेक खाएंगे क्या? चॉकलेट पैनकेक में स्ट्रॉबेरी। मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाऊंगी, प्लीज मना मत कीजिएगा। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। पहले सोना ने भी कई बार उससे पैनकेक के बारे में पूछा था, लेकिन दिव्यांश हर बार मना कर देता था। लेकिन अब उसने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और चेरी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने दिव्यांश का चेहरा कसकर अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, आई लव यू सो मच। मुझे पता था आप मेरे हाथों के बने हुए पैनकेक के लिए मना कर ही नहीं सकते। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से आपको आपके कपड़े देती हूँ। आप शॉवर लेकर जल्दी से तैयार हो जाए, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर हम दोनों एक साथ पैनकेक एंजॉय करेंगे। और हाँ, वैसे मुझे आपकी ये डॉल पसंद तो नहीं, क्योंकि इससे मुझे जलन होती है, लेकिन आप चाहे तो इसे भी पैनकेक खिला सकते हैं। उसकी बात पर दिव्यांश ने मुंह बनाया। चेरी हंसी और अब वो जल्दी से दिव्यांश के क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। कितने दिनों बाद उसने दिव्यांश का क्लोजेट खोला था। उसमें सारे कपड़े अभी भी बिल्कुल वैसे ही रखे हुए थे जैसे पहले थे। उसने दिव्यांश के लिए एक टी शर्ट और लोअर निकाला और फिर उसे बेड पर रखकर टॉवल दिव्यांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जाइए जल्दी से शॉवर लीजिए। दिव्यांश ने वो डॉल अपने हाथ में पकड़कर ही उससे टॉवल लिया और फिर वॉशरूम में जाने लगा। चेरी जल्दी से बोली, कम से कम नहाते टाइम तो अपनी डॉल को बाहर रख जाइए दिव्यांश। दिव्यांश गुस्से से बोला, क्यों? तुम्हें मेरे डॉल को वॉशरूम में लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है?
अगर मेरी डॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों मुझे मना कर रही हो? आय बड़ी। चेरी मुस्कुरा कर बोली, अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचिए अगर आप अपनी डॉल के सामने नहाएंगी तो आपकी तो शेम शेम हो जाएगी ना दिव्यांश। आपकी डॉल आपका सब कुछ देख लेगी और वो भी। ये बोलते हुए अब उसने अपनी नज़रें दिव्यांश की लोअर बॉडी की तरफ डाली। दिव्यांश ने तुरंत अपनी लोअर बॉडी के सामने अपना हाथ रख दिया। वो चेरी की तरफ देखते हुए बोला, कितनी बेशर्म हो तुम। चेरी आगे आए और फिर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, अभी तो आपने मेरी बेशर्मी देखी ही नहीं है मिस्टर दिव्यांश रावत, एक बार जरा वापस सब कुछ ठीक होने दीजिए। इस बार आप अपनी रेड की बेशर्मी अच्छे से देखेंगे। उसके मुंह से उसके लिए ही रेड सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। चेरी अब एक बार फिर से बोली, जाए जाए जाकर शॉवर ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी आपकी इज्जत लूट लूं। दिव्यांश तुरंत पीछे की तरफ हटा और बोला, सच में बहुत बेशर्म नस हो तुम। आज तक मैंने कभी ऐसी बेशर्म नस नहीं देखी। मैं सोना से कहूंगा कि वो आपको चेंज कर दे। ये बोलकर वो अब चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया। चेरी उसके जाने के बाद हंसी और बोली, ऐसे कैसे कोई मुझे चेंज कर देगा? अब कोई मुझे आपसे दूर करके तो दिखाएं। बाकियों का तो पता नहीं लेकिन आपका तो मैं वो हाल करूंगी ना जो आप देखते रह जाएंगे। ये बोलकर वो खुद पर ही हंस रही थी कि कैसे वो दिव्यांश को धमकियां दे रही है, और अगर यही दिव्यांश पूरी तरह से प्रॉपर बिल्कुल ठीक उसके सामने होता तो उसकी जुबान नहीं निकलती। तब तो वो अपनी एक लाइन कहते वक्त भी इतना डरती जैसे दिव्यांश ना जाने कब इंसान से शेर में बदल जाएगा और उसे कच्चा चबा जाएगा। दिव्यांश शॉवर लेने गया तो अब चेरी भी जल्दी से अपने रूम में आ गई थी। उसने तुरंत एक क्विक शॉवर लिया और फिर सीधा किचन में आ गई। किचन में आते हुए उसकी नज़रें सोना को ढूंढ रही थी। वो चाहती थी कि जब तक वो किचन में है तब तक सोना दिव्यांश के पास रहे, लेकिन सोना चुपचाप अपने रूम में थी और बेड पर लेटी हुई हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। वो उन पलों को याद कर रही थी जो उसने दिव्यांश के साथ बिताए थे। अचानक ही उसका सर घूमने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है, और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसके मुंह से खून निकला। सोना बुरी तरह से कांपने लगी। उसके कानों में अपने डॉक्टर की कही हुई बातें गूंजने लगी। अब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा मिस मित्तल, क्योंकि किसी भी वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो आपको अब खुद को मेंटली स्ट्रांग करना होगा। आई होप मैं आपके लिए कुछ कर पाता, पर आपका ब्लड कैंसर ऐसे स्टेज पर है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तकरीबन 15-20 मिनट सोना यूं ही अपनी जगह पर लेटी रही और एक अजीब से दर्द से तड़पती रही जहां पर उसकी पूरी बॉडी शिविर कर रही थी, और फिर वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से धुंधलापन छाया हुआ था। जैसे तैसे वो वॉश बेसिन तक पहुंची और फिर अपना चेहरा धोने लगी। इस वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली तो आते ही उसकी नज़रें चेरी पर गई जो दरवाजे पर खड़ी थी। चेरी उसे वहां बुलाने आई थी। उसने दिव्यांश के लिए पैनकेक रेडी कर लिए थे। कहीं दिव्यांश पैनकेक खाने के टाइम कोई सीन क्रिएट ना करे, इसलिए चेरी चाहती थी कि सोना वहां पर हो। वो उसे भी अपने हाथों से बने हुए पैनकेक खिलाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी नज़रें सोना के कपड़ों पर थी जो गीले थे और वहां पर कुछ खून के दाग अभी भी नजर आ रहे थे। वो तेज कदमों से सोना के पास आए और बोली, क्या हुआ आपको? ये खून के दाग? उसके सवाल पर सोना की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, कुछ नहीं। वो एक्चुअली ये खून नहीं है, पेंट है। वो मैं कुछ पेंट करने का सोच रही थी और अचानक से ही वो पेंट मेरे ऊपर गिर गया। उसकी बात सुनकर चेरी ने अब बैग की तरफ देखा और फिर सामने सोफे की तरफ, जहां पर ना ही उसे कोई पेपर्स नजर आ रहे थे, ना कैनवास ना ही पेंट। सोना उसकी नज़रें समझते हुए बोली, वो एक्चुअली खुद को साफ करने से पहले मैंने वो सब साफ कर दिया। तुम्हें कोई काम था क्या? आई मीन एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो प्लीज़ हम बाद में बात करें। वो मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। चेरी फीका सा मुस्कुराए और बोली, इट्स ओके, मैं बस आपको यहाँ पर पैनकेक खिलाने के लिए आई थी। आई मीन मैंने पैनकेक बनाए हैं जो दिव्यांश को बहुत पसंद है। उसमें कोकोनट की फिलिंग और स्ट्रॉबेरी होती है तो उसे वो सब बहुत पसंद आता है। आप अगर खाना चाहती है तो बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाए, वरना मैं आपके लिए यहाँ पर भी भिजवा सकती हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। सोना जल्दी से बोली, तुम एक काम करना, तुम वो पैनकेक मेरे लिए यहाँ रूम में ही भिजवा देना। मैं बाहर आ जाती पर मेरा सिर सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। चेरी हंसकर बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं यहीं पर भिजवा दूंगी और साथ में सिर दर्द की दवा भी भेजूंगी। आप वो ले लेना, आपको आराम मिलेगा।
ये बोलकर अब वो बाहर की तरफ आ गई। वो बाहर आई तभी उसकी नज़र सीढ़ियां उतरते हुए दिव्यांश पर गई। दिव्यांश ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, सोना कहाँ है? वो सर्वेंट तुरंत कुछ बोलने को हुई लेकिन तभी चेरी ने मना कर दिया। चेरी नहीं चाहती थी कि दिव्यांश सोना के पास जाकर उसे परेशान करे। उसका सिर दर्द हो रहा था तो उसके लिए आराम करना जरूरी था। चेरी झट से बोली, सोना जी कुछ वक्त के लिए बाहर गई है। अब वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर रहने के लिए उन्हें कपड़े तो चाहिए होंगे ना। अब वो अपने साथ अपने कपड़े तो लाई नहीं थी। आपके कपड़े तो ऑलरेडी यहाँ पर थे, इसलिए अब वो अपने कपड़े लेने शॉपिंग करने मार्केट गई है। जब आएंगी तब मैं आपको बता दूंगी। दिव्यांश गुस्से से बोला, ऐसे कैसे वो मुझे अकेला छोड़कर शॉपिंग पर जा सकती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बहुत गंदी हो। तुम मुझे परेशान भी करती हो और मेरी सोना को भी शायद तुमने भगा दिया है। उसके मुंह से मेरी सोना सुनकर चेरी के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी आ गई। दिव्यांश गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर मेरी सोना यहाँ पर नहीं तो मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे बाहर जाते हुए देख चेरी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आगे की तरफ आए और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप दिव्यांश? आप बाहर नहीं जा सकते। अभी आप इस हालत में नहीं कि आप बाहर। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया था। रावत मेंशन। दिव्यांश को बाहर जाते हुए देख चेरी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आगे की तरफ आए और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप दिव्यांश? आप बाहर नहीं जा सकते। अभी आप इस हालत में नहीं कि आप बाहर। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन दिव्यांश ने उसका हाथ दूर झटक दिया और बोला, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। चेरी एक बार फिर से बोली, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते हैं दिव्यांश। दिव्यांश अब गुस्से से बोला, तुम मुझे रोकने वाली कोई नहीं होती। चेरी तुरंत बोली, ऐसे कैसे? मैं आपको रोकने वाली कोई नहीं होती। मैं आपको रोक भी सकती हूँ और आपको मेरी बात माननी भी पड़ेगी। दिव्यांश दांत पीसते बोला, मुझे मेरी सोना के पास जाना है। चेरी भी अब गुस्से से बोली, वो आपकी सोना नहीं है। अगर आपका कोई है तो सिर्फ मैं। ये बोलते हुए वो दिव्यांश के बिल्कुल करीब हो गई थी। तभी पीछे से धरा की आवाज आई, हाँ, हम सब तो बस ये सब तमाशा देखने के लिए है। हमारा दिव्यांश पर कोई हक थोड़ी ना है। वो तो बस तुम्हारा है। हम तो दुनिया में यूं ही आए हैं। उसकी बातें सुनकर चेरी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। आप भी जानती हैं स्ट्रॉबेरी, मैंने ये किस वे में कहा है? धरा ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। बस इतना बताओ कि क्या सच में सोना शॉपिंग पर गई है? पर तुमसे मैं सच की उम्मीद भी क्यों कर रही हूँ? ये बोलकर अब उसने एक सर्वेंट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो सर्वेंट कुछ बोलने को हुई लेकिन तभी चेरी ने एक बार फिर से उसे मना किया और फिर दिव्यांश की तरफ देखा ताकि पहले वो दिव्यांश को वहां से डाइनिंग टेबल पर ले जा सके और फिर धरा को बताएं कि सोना के साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी उसने रियलाइज किया कि दिव्यांश उसके आसपास नहीं है। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, दिव्यांश कहाँ गए? धरा जो उस सर्वेंट की तरफ देख रही थी, अब उसने भी चेरी की तरफ अपना चेहरा घुमाया। पहले दिव्यांश उसके साथ ही था लेकिन अब दिव्यांश वहां पर नहीं था। वही दिव्यांश बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में बैठा था और अब उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनते ही चेरी जल्दी से बाहर की तरफ भागी। सामने ही गाड़ी खड़ी थी जिसमें बैठा हुआ दिव्यांश अच्छे से नजर आ रहा था। दिव्यांश को देखते ही वो जोरों से चिल्लाए, लेकिन तभी दिव्यांश गाड़ी लेकर वहां से बाहर की तरफ निकल गया। गॉड्स ने जब दिव्यांश को गाड़ी लेकर बाहर की तरफ जाते हुए देखा तो उन्होंने भी तुरंत दरवाजा खोल दिया। उन्हें तो पता भी नहीं था कि दिव्यांश की हालत कैसी है और कैसी नहीं। अभी तक व्योम ने दिव्यांश को लेकर उन्हें कुछ ऑर्डर्स नहीं दिए थे और अब दिव्यांश सड़क पर काफी आगे आ चुका था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो सोना को ढूंढ रहा था। वही चेरी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसका दिल बुरी तरह से कांप उठा था। वही चेरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोना भी बाहर की तरफ आई। चेरी बाहर जाने ही वाली थी कि सोना ने पीछे से आवाज लगाते हुए रोका, क्या हुआ चेरी? तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? और दिव्यांश कहाँ है? धरा गुस्से से कांपते हुए बोली। एक बार फिर से चेरी ने वो कर दिया जो करने के लिए वो शायद पूरी तरह से बेताब थी। उसकी वजह से दिव्यांश हमें छोड़कर चला गया। वो गाड़ी में बैठकर अभी अभी मेरी आंखों के सामने से निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं मेरे दिव्यांश को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खुद उसके पीछे। ये बोलते हुए वो बाहर जा ही रही थी कि चेरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, पिछली बार मेरी वजह से दिव्यांश आप सब लोगों से दूर गए थे,
लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दिव्यांश को वापस लेकर जरूर आऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर आए और फिर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। धरा बस उसे जाते देखती रह गई। सोना अब धरा के पास आए और बोली, मैं भी दिव्यांश के पीछे पीछे जा रही हूँ। आप फिक्र मत कीजिएगा, दिव्यांश सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। बेशक से उनका दिमाग थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब बात कुछ ऐसी चीज़ों की आती है जहाँ पर हम बड़ों का भी दिमाग रुक जाए, वहाँ वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप यही रुके, मैं दिव्यांश को लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो भी बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी और रावत मेंशन से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश गाड़ी चला रहा था और उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने सोना जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की को सोना समझकर वो तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगाने लगा, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि गाड़ी की ब्रेक खराब है। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। अंडस्को दिव्यांश बहुत गुस्से में घर से निकला था। इस वक्त वो गाड़ी चला रहा था और जैसे ही उसने देखा कि सामने सोना खड़ी है, हालांकि सामने सोना नहीं थी, वो सोना जैसे कपड़ों में कोई और लड़की थी, लेकिन दिव्यांश अब ब्रेक लगा रहा था पर वो ब्रेक लगा नहीं पा रहा था क्योंकि गाड़ी की ब्रेक फेल थी। दिव्यांश के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने इधर उधर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना शुरू किया। कभी उसकी गाड़ी सड़क पर लेफ्ट हो रही थी तो कभी राइट। इस वक्त वो हद से ज़्यादा पैनिक हो रहा था। पीछे ही चेरी की गाड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रही थी। जब उसने दिव्यांश को इस तरह से गाड़ी चलाते हुए देखा तो उसका दिल डरने लगा। उसकी हार्ट बीट रुकने लगी थी और चेरी की गाड़ी के पीछे ही सोना की गाड़ी भी थी। वो दिव्यांश की गाड़ी को ज़्यादा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे भी इतना तो समझ आ गया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है जो दिव्यांश इस तरह से गाड़ी चला रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। सबसे आगे दिव्यांश की गाड़ी थी और उसके पीछे चेरी की और चेरी की गाड़ी के पीछे सोना की गाड़ी। तीनों गाड़ियां लगातार सड़क पर दौड़ रही थी। सामने ही एक मिड क्रॉस पॉइंट था जहां पर गाड़ियां क्रॉस हो रही थी। दिव्यांश ने अपनी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। अब वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था और फिर दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रक उनकी साइड में ही टर्न ले रहा था। दिव्यांश की आंखें बड़ी हो गई। वो जोरों से चिल्लाया और अगले ही पल उसकी गाड़ी की बेहद खतरनाक टक्कर हुई। उसकी गाड़ी उस ट्रक में तो नहीं, एक गाड़ी के अंदर लगी थी जो उस ट्रक और दिव्यांश की गाड़ी के बीच में आ गई थी, और वो गाड़ी किसी और की नहीं, सोना की गाड़ी थी। वो गाड़ी एकदम डैमेज हो गई थी। वो ट्रक ड्राइवर ने जब उस गाड़ी की तरफ देखा तो वो तुरंत अपना ट्रक भगाकर वहां से ले गया और अब वो गाड़ी वहां पर रुकी हुई खड़ी थी जिसमें सोना का चेहरा पूरी तरह से नीचे की तरफ लटका हुआ था और उसके सर से खून तेजी से बह रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीछे वाली गाड़ी में दिव्यांश था। दिव्यांश का सिर भी जोर से स्टीयरिंग पर लगा और उसके माथे से भी खून बहने लगा था। उसकी आंखें बंद थी और चेरी जो अब सबसे पीछे रह गई थी उसने भी तुरंत अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। इस वक्त उसकी सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। वो सामने खड़ी दिव्यांश और सोना की गाड़ी की तरफ देख रही थी। उसने देखा था कि कैसे सोना की गाड़ी उसकी गाड़ी को भी क्रॉस करते हुए आगे गई और फिर जानबूझकर ट्रक और दिव्यांश की गाड़ी के बीच आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने एक नज़र दिव्यांश की गाड़ी की तरफ देखा और फिर सोना की गाड़ी की तरफ जहां सोना की हालत हद से ज़्यादा खराब थी और अब गाड़ी में से धुआं निकालने लगा था। चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी में से इस कदर धुआं निकल रहा था कि किसी भी वक्त गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता था। वो जल्दी से आगे की तरफ आए। एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था कि और भी कई गाड़ियां वहां पर रुक चुकी थी और अब उनमें से भी लोग बाहर निकलकर जल्दी से चेरी की तरफ आए। चेरी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे इन्हें गाड़ी से बाहर निकालना है। गाड़ी में किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। उसकी बात सुनकर 2-3 आदमियों ने उसकी मदद की और उन्होंने सोना को गाड़ी से बाहर निकाला। अभी उन्होंने पूरी तरह से सोना को बाहर भी नहीं निकाला था कि गाड़ी का धुआं और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और फिर जैसे ही उन लोगों ने सोना को बाहर खींचा, गाड़ी आग के हवाले हो गई। गाड़ी में ब्लास्ट इतना ज़्यादा तेज हुआ था कि उसकी आग अब दिव्यांश की गाड़ी को भी लग चुकी थी। चेरी जोरों से चिल्लाई, दिव्यांश